हेलो फ्रेंड्स, भूगोल से एसएससी ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस अपने विभिन्न एग्जामों में पूछे हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चंस एसएससी के किस एग्ज़ाम में किस तारीख को और कौन से वर्ष में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर बखूबी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो जो धीनोधर की पहाड़ियाँ हैं ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो धीनोधर पहाड़ियाँ हैं ये भारत के जो गुजरात राज्य है उसी के कच्छ जिले में स्थित हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी धीनोधर पहाड़ी पर एक धीनोधर मंदिर भी स्थित है। क्या? तो यहाँ पर एक धीनोधर मंदिर भी स्थित है जो कि यहाँ का एक तीर्थ स्थल है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो महाराष्ट्र में बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, सतमाला है और कलसूबाई है। ये जो कलसूबाई है ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है एसएससी के, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कलसूबाई है ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो यहाँ पर माउंट लियावोलो स्थित है। इसके अलावा सेंडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसके बाद माउंट थ्रिलर है जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पहाड़ी और है जिसका नाम है संदीफुक चोटी और यह जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, तो राजस्थान से निकलती है बनास नदी। कौन सी? बनास नदी निकलती है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बनास नदी है ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के जो राजसमंदर में अरावली का भाग है वहाँ से निकलती है ये बनास नदी। और इसी नदी को जो है वो होप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि होप ऑफ द फॉरेस्ट किस नदी को कहा जाता है, तो वो नदी है बनास नदी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो माही नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। जो मध्य प्रदेश का धार जिला है यहाँ पर जो विंध्य पर्वतमाला का जो भाग है वहाँ से निकलती है ये माही नदी। उसके बाद ये जो ताप्ती नदी है जिसे कि तापी नदी भी कहा जाता है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है यहाँ से निकलती है तापी नदी और ये जो है वो मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से होकर के गुजरती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नर्मदा नदी है ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो जो अंडमान द्वीप है वो निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 60 डिग्री चैनल किन किन के बीच में हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 6 डिग्री चैनल है, जो 6 डिग्री चैनल है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री का ये जो चैनल है वो स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो 10 डिग्री चैनल है इसको तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, ये तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट जो है वो कार निकोबार द्वीप पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो जो क्षोभ मंडल होता है वो पृथ्वी का जो वायुमंडल की जो पहली परत है इसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है।
और इसकी लगभग औसत जो ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर की है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, उसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। और इस क्षोभ मंडल की औसत जो ऊंचाई है वो कुल 13 किलोमीटर की है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो क्षोभ मंडल है ये ध्रुवों पर पतला होता है और ये जो है वो भूमध्य रेखा पर चौड़ा होता है। मतलब कि जो है वो भूमध्य रेखा पर ये मोटा होता है और ध्रुवों पर ये जो है वो पतला होता है। ध्रुवों पर इसकी कितनी ऊंचाई होती है? तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर की होती है। और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक ऊंचा होता है क्षोभ मंडल। और इसका अगर आप औसत निकालेंगे तो 18 और 8 जो है वो 26 हुआ, 2 से भाग देंगे तो 13 किलोमीटर, अर्थात इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की। इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस क्षोभ मंडल में 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाएगी इस क्षोभ मंडल में। और इसी को ताप ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि क्षोभ मंडल में ताप ह्रास दर कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो जो महानदी है यह उत्तर भारत की नदी है और जो ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक राज्य, यह जो है वो दक्षिण भारत का राज्य है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा कि कर्नाटक राज्य में महानदी द्रोणी का विस्तार नहीं है। ये जो महानदी है ये ओडिशा राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के समीप से निकलती है। रायपुर के समीप में जो धमतरी जिला है वहीं पर एक सिहावा पर्वत श्रेणी स्थित है और यहीं से निकलती है महानदी और ये जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो महानदी है ये छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में बहने वाली नदी है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी के ऊपर भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, वो इसी महानदी के ऊपर बना हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो जो शंकुधारी वन होते हैं इन्हें टैगा वन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टैगा वन के नाम से भी। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो टैगा वन होते हैं ये 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के बीच में स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पर 0 डिग्री है और ये वाला जो क्षेत्र है ये 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री वाला क्षेत्र, इसी में जो वन होता है उसी को टैगा वन कहा जाता है। ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी इसी को टैगा वन कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो टैगा वन होते हैं इनमें जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, बहुत ही नरम मुलायम होते हैं। और इनमें पेड़ कौन कौन से आते हैं? तो जैसे है चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, ये सारे के सारे जो हैं वो टैगा वन के अंदर आते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो ऑप्शन दिया था जो लानोज है, ये जो है वो वेनेजुएला और कंबोडिया में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें जो है वो लानोज के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो अंटार्कटिक क्षेत्र है वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें टुंडा वन के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की कुल त्रिज्या जो है वो है 6371 किलोमीटर। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर पृथ्वी की हम लोग बात करें तो जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह है। मतलब कि अगर यह सूर्य है तो इसके बाद जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध, उसके बाद जो आता है वो है शुक्र और उसके बाद आती है पृथ्वी। इस तरीके से जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का सूर्य के समीप वाला ग्रह है। इसको आप ध्यान रखेंगे।
लेकिन अगर आकार की बात करें कि जो आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा क्रम है, तो आकार के आधार पर जो पृथ्वी है वो 5वें क्रम में आती है। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर आती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो पृथ्वी है वो अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है, घूर्णन करती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है वो जियोइड प्रकार का है। कैसा है? जियोइड प्रकार का है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जियोइड क्या होता है? तो एक तो होता है गोला, मतलब कि इसका जो रेडियस है वो पूरी तरह से हर जगह जो है वो बराबर होता है, इसे गोला कहा जाता है। लेकिन जियोइड ऐसा होता है कि जैसे कि पृथ्वी है वो ध्रुवों पर जो है वो चपटी है, ध्रुवों पर ये चपटी है और बाकी जगह जो है ये चौड़ी है। मतलब कि अगर आप देखें तो ध्रुवों पर इसकी जो त्रिज्या है वो कम होगी, और अगर आप विषुवत पर देखें भूमध्य रेखा पर तो इसकी त्रिज्या जो है वो ज़्यादा होगी। इसी को जो है वो जियोइड कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो जबलपुर है ये एक मध्य प्रदेश का शहर है और ये जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो जबलपुर है, इसके अलावा जो नर्मदा नदी है, इस पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो इस पर जो है वो होशंगाबाद स्थित है, जिसका कि नया नाम अब नर्मदापुरम हो गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जबलपुर है जो कि नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा महेश्वर है और ओमकारेश्वर है, ये सारे के सारे जो शहर हैं वो नर्मदा नदी पर स्थित हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो गोदावरी नदी है, इस पर कौन कौन से शहर हैं? तो इस पर है निजामाबाद, औरंगाबाद, नासिक और नांदेड़। ये सारे के सारे जो शहर हैं ये गोदावरी नदी पर स्थित हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो गंगा नदी है, इस पर कौन कौन से शहर हैं? तो इस पर हैं हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश। ये सारे के सारे जो शहर हैं ये गंगा पर स्थित हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चंबल नदी है, इस पर कौन कौन से शहर हैं? तो इस पर तो सबसे महत्वपूर्ण शहर है कोटा, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा धौलपुर है, उसके बाद रतमाल है, उसके बाद रावत भाटा है और उसके बाद मुरैना है। मुरैना को भी आप ध्यान रखिएगा कि जो मुरैना है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें कह रहा है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं उनमें सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। और जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए ये भी सही होगा। इसलिए ये सही नहीं हो सकता क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा। उसके बाद जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो आकार है वो अंडाकार नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका जो है वो इससे घिरे हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो ये जो पेड़ है वो भारत में मैंग्रोव वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं वो गंगा, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये नदियाँ जहाँ जाकर के समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर जो दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है और उस क्षेत्र में जो वनों का निर्माण होता है उसी को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। और मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें किस किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो इसमें जो है वो ताड़ के वृक्ष होते हैं, नारियल के होते हैं, केवड़ा के होते हैं, एंगार के होते हैं,
कैजुरीना के होते हैं और बेंदी के होते हैं। ये सारे वृक्ष जो हैं वो इस मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है कॉस्मोस। क्या होता है? कॉस्मोस होता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कॉस्मोस शब्द है ये ब्रह्मांड के लिए प्रयोग किया जाता है और ब्रह्मांड की बनावट का अध्ययन जो है वो अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खगोल विज्ञान क्या होता है? तो खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को खगोल विज्ञान कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा ऐसे तारा होता है जो अपना काल जो है वो पूर्ण कर चुका है, मतलब कि अपना जीवन काल वो पूर्ण कर चुका है। उसका जो सारा एनर्जी है, उसकी जो सारी ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसमें एक भयंकर विस्फोट हो जाता है और जो ये विस्फोट होता है भयंकर वाला, उसी को सुपरनोवा की घटना के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो बनिहाल दर्रा है और लिफू लेक दर्रा है ये कहाँ पर हैं स्थित हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही रोहतांग दर्रा, जो रोहतांग दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये जो है वो लेह मनाली हाईवे जो है वो इसी रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो बनिहाल दर्रा है ये कहाँ पर है? तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो है वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो लिपू लेक दर्रा है, जो लिपू लेक दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में जो कुमाऊं क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ पर स्थित है लिपू लेक दर्रा और ये जो है वो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है लिपू लेक दर्रा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है पारसनाथ शिखर। कौन सा? पारसनाथ शिखर है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो पारसनाथ शिखर है इसी को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो पारसनाथ शिखर है ये जैन धर्म वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो पारसनाथ शिखर है वो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पर? गिरिडीह जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इस पहाड़ी का नाम जो है वो 23वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जो है वो पारसनाथ पड़ा है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीनगर के आभूषण के नाम से डल झील को जाना जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो डल झील है वो श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है डल झील और ये जो है इसे जो है वो कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लोकटक झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये मणिपुर में स्थित है और यह पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी के अंदर एक किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि विश्व में एक इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि इसी लोकटक झील में स्थित है मणिपुर में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो बेम्बानाथ झील है ये केरल राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है और यह केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है बेम्बानाथ झील। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो सोंगमो झील है, जो सोंगमो झील है ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। और यह एक हिम आच्छादित झील है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व में जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और चूंकि ये विश्व में सबसे ऊंचा है इसीलिए इसे विश्व का छत के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यही जो है वो क्वेश्चन का मेन बिंदु था। इसके अलावा जो पूर्वी अफ्रीका का पठार है ये कैसा पठार है, तो ये जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है वो युगांडा, तंजानिया और केनिया में विस्तृत है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो दक्कन का पठार है ये जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? तो वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। इतने राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो तो है केटू पर्वत, जो कि लद्दाख में स्थित है, लेकिन वो इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है कंचनजंगा, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है गाडविन आस्टीन, जिसे कि केटू के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो केटू पर्वत है ये लद्दाख में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है, मतलब कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस वाले क्षेत्र में पड़ता है। और यह कौन सी श्रेणी में पड़ता है? तो ये जो है वो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार जो है वो महानदी से लेकर के नीलगिरी तक है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो पूर्वी घाट है उसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो जब उत्तर से आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये घटती नहीं है, बल्कि ये बढ़ती है। क्या होती है? ये बढ़ती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये गलत है, और ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर घटती नहीं है, बल्कि ये क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो पश्चिमी घाट है उसमें कुछ प्रमुख जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये 3 जो दर्रे हैं वो पश्चिमी घाट में ही स्थित हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो केरल राज्य में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर पूर्वी राज्य की पूर्वी घाट की बात करें हम लोग कि जो पूर्वी घाट है इनके पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो इनके पहाड़ियों की औसत जो ऊंचाई होती है वो 600 से लेकर के 610 मीटर होती है, पूर्वी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई। और जो पूर्वी घाट है वो बिल्कुल सतत नहीं है, बल्कि ये बीच बीच में से कटा हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो पूर्वी घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में
लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो गर्मी के दिनों में 6 से 8 सप्ताह के अंदर जो है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ये जो सदाबहार वन हैं और उष्णकटिबंधीय वन हैं ये क्या होते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, तो ये ऐसे वन होते हैं जिस पर जो है वो 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। उस क्षेत्र के जो वन होते हैं उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। और ये भारत में किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सह्याद्री वाले क्षेत्र में, शिलांग के पठार में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार समूह में पाए जाते हैं, और इसके अलावा लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पर्वतीय वन क्या होते हैं, तो पर्वतीय वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 150 से लेकर के 300 सेमी की वर्षा होती है। और ये भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भारत में उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है पर्वतीय वन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कटीले वन व झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये जो है वो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में ये कटीले वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर 60 सेमी से कम वर्षा 70 सेमी से कम वर्षा होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। कौन सी नदी है जो कि मालवा के पठार से नहीं आती है, तो वो है महानदी। कौन सी है, महानदी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। बाकी की ये चंबल नदी, केन नदी और बेतवा नदी, ये तीनों की तीनों जो है वो मालवा के पठार से होकर के बहती हैं। महानदी जो है वो मालवा के पठार से नहीं होकर के बहती है। इसके अलावा अगर मालवा के पठार के महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो उसमें है बेतवा, काली सिंध, चंबल, माही और पार्वती। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये मालवा के पठार से होकर के बहती हैं, इसको अब आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग चंबल नदी की बात करें तो जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके सहायक नदियों की बात करें अगर हम लोग, तो चंबल की सहायक नदियों में बनास है, पार्वती है, छिप्रा है और काली सिंध है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग महानदी की बात करें तो जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें है तेल, जोंक, ओंग और ईव। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये महानदी की सहायक नदी हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो केन नदी है ये जो है वो मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है श्यामरी। कौन सी, श्यामरी जो है वो केन नदी की सहायक नदी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो बेतवा नदी है ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। मध्य प्रदेश में विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां इसकी बीना है, जामनी है, हलाली है और धसान है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो बेतवा की सहायक नदियां हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो ये भी भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो है वो अरब सागर में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, इससे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो कुल 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीप की झील के रूप में जाना जाता है। तो भारत में ही नहीं बल्कि ये विश्व में एकमात्र ऐसी झील है जहाँ पर कि आप तैरते हुए द्वीप देख सकते हैं, और वो है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लोकटक झील है ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और इसमें जो है वो एक नेशनल पार्क स्थित है, जो कि इसी में तैरता रहता है, और उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है।
और ये विश्व में इकलौता एक ऐसा झील है जो जहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और विश्व में ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन में जो झील दिए हुए हैं उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो चिल्का झील है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो पुलिकट झील है, जो पुलिकट झील है ये भारत के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कोल्लेरू जो झील है, जो कोल्लेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह एक मीठे पानी की झील है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यह जो झील है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा से के मध्य में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हार्न अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो हार्न अक्षांश के रूप में उपोष्ण उच्च दाब को जाना जाता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो हार्न अक्षांश होता है इसे ही अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो होता है 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक अक्षांशों के मध्य में जो क्षेत्र होता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, उसी को उपोष्ण उच्च दाब पेटी के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्या होता है। तो जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब होता है वो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र का जो भाग है उसी को भूमध्य रेखीय निम्न दाब के नाम से जाना जाता है, और इसी को शांत हवाओं की पेटी भी कहा जाता है। इसे क्यों शांत हवाओं की पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं, यहाँ पर जो माहौल होता है वो बिल्कुल शांत होता है, इसीलिए इसे शांत हवाओं की पेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उपध्रुवीय निम्न दाब क्या होता है। तो उपध्रुवीय निम्न दाब जो होता है वो 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश तक होता है, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को उपध्रुवीय निम्न दाब के नाम से जाना जाता है। और इस बेल्ट पर निम्न दाब जो है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण लगता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची शिखर है वो है महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो पूर्वी घाट की अगर हम लोग बात करें तो जो पूर्वी घाट है ये उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सतत नहीं है, मतलब कि ये कंटिन्यू नहीं है, ये बीच बीच में से कटा हुआ है पूर्वी घाट, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट से आकर के कहाँ पर मिलता है, तो ये जो है वो नीलगिरी पर आकर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये जो गारो, खासी और जयंतिया, ये जो तीनों की तीनों पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय राज्य की पहाड़ियाँ हैं। किसकी हैं? मेघालय राज्य की पहाड़ियाँ हैं, और इनका नाम जो है वो यहाँ पर पाए जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मतलब कि जिन पर्वतों पर गारो जनजाति पाई जाती थी उसी पर्वत को गारो पहाड़ी कहा जाता है, जिस पर खासी जनजाति पाई जाती थी उसे खासी जनजाति उसी को खासी पहाड़ी कहा जाता है, और जहाँ पर जयंतिया जनजाति पाई जाती थी उसी को जो है वो जयंतिया पहाड़ी कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात वाला स्थान जो मानसीराम है वो इसी खासी पहाड़ी में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है। तो सिंधु की जो सहायक नदी है वो है जास्कर नदी। कौन सी है? जास्कर नदी, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो ऑप्शन बी में दिया है सोन नदी, ये जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की सहायक नदी। और ये जो चंबल नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है वो जमुना की सहायक नदी है। और ये जो जमुना है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है वो गंगा की सहायक नदी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियों की, तो सिंधु नदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं उसमें है झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, गिलगिट और जास्कर, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। और ये जो सिंधु नदी है ये जो है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सोन नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो जो सोन नदी है इसकी सहायक नदी जो है वो है कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयना और गोपद, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो सोन नदी की सहायक नदी हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो यमुना नदी है ये यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहीं से निकलती है ये यमुना नदी। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियों में चंबल है, टोंस है, बेतवा है और केन है, ये चारों की चारों जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदी हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, कौन सा जो है वो कि जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है वो हमें छांटना है। तो जो ऑप्शन डी में दिया है मिलाम ग्लेशियर, ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ये जो प्रुई है और थाजीवास है और भिल्लन है, ये तीनों की तीनों जो हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें अन्य जो ग्लेशियर्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि उत्तरी लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर्वतमाला में पड़ता है। इसके अलावा हिस्पर, बाल्टोरा और बियाफो ग्लेशियर जो है ये भी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य हम लोग ग्लेशियरों की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, काफिनी मिलान ग्लेशियर है, काफिनी है, उसके बाद बंदरपूछ है, उसके बाद चोराबाड़ी है, सतोपंथ है और पिंडारी हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद सिक्किम में स्थित ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर 2 ग्लेशियर हैं, कौन कौन से, तो एक है जेमू और एक है रथोंग, ये दोनों के दोनों सिक्किम में स्थित हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सोनापानी है, गैंगस्टेंग है और बारासिगरी है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।